नमस्कार साथियों। कल बात की थी अपन ने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत की सीमाओं की। तो सीमाएं पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि विश्व में स्थित विभिन्न जो भूभाग हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की स्थिति में हो सकते हैं। या तो कोई भूभाग ऐसा हो सकता है जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ऐसे भूभाग को द्वीप कहते हैं। ऐसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ऐसे भूभाग को द्वीप कहते हैं। और ये द्वीप रूपी जो भूभाग है वो चारों तरफ जो सीमा है वो सागरीय क्षेत्र या जल क्षेत्र के साथ बनाता है, जिसे कहते हैं अपन तटरेखा। तो द्वीप रूपी जो संरचनाएं हैं वो केवल तटरेखा का निर्माण करती हैं। दूसरा, कोई भूभाग ऐसा हो सकता है जो चारों तरफ स्थल भाग से ही घिरा हो, यानी उसके चारों तरफ भी स्थल का ही विस्तार हो, तो ऐसे भूभाग को स्थलबद्ध भूभाग कहते हैं। ऐसा भूभाग जो चारों तरफ किससे घिरा हो, स्थल से घिरा हो, ऐसे भूभाग को स्थलबद्ध भूभाग कहा जाता है। और ये स्थलबद्ध भूभाग है, ये चारों तरफ जो सीमा है वो स्थल भाग के साथ ही बनाता है। इस सीमा को कहते हैं अपन स्थलीय सीमा। याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध जो देश है वो मंगोलिया है। तो भारत का सबसे बड़ा स्थलबद्ध राज्य है वो राजस्थान है। याद रखें, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान पूर्णतः एक स्थलबद्ध राज्य है। यानी विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश तो मंगोलिया और भारत का सबसे बड़ा स्थलबद्ध राज्य है राजस्थान। और स्थलबद्ध भूभाग जो होता है वो केवल स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि कोई भूभाग है, उसके कुछ और स्थलीय भागों का विस्तार हो और कुछ और वो जल से घिरा हुआ हो। तो ऐसे भूभाग हैं वो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ऐसा भूभाग जो जल के साथ सीमा बनाएगा उसको तो आप कहोगे तटरेखा, और जो उस भूभाग की स्थल के साथ सीमा बनेगी उससे कहेंगे अपन स्थलीय सीमा। तो विश्व में स्थित विभिन्न भूभाग इन 3 के अलावा किसी चौथी स्थिति में नहीं हो सकते। या तो वह चारों तरफ जल से घिरे होंगे तब केवल तटरेखा का निर्माण करेंगे, या चारों तरफ स्थल भाग से घिरे होंगे, स्थलबद्ध कहलाएंगे, केवल स्थलीय सीमा का निर्माण करेंगे, या कुछ और स्थलीय भाग होगा और कुछ और जल भाग होगा। तो इस स्थिति में वो स्थलीय भाग के साथ स्थलीय सीमा और जल भाग के साथ तटरेखा का निर्माण करेंगे। अपना जो भारत है वो इस प्रकार का भूभाग है जिसके कुछ और स्थलीय भूभागों का विस्तार है। तो भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है उसके वो जल क्षेत्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप उसको कहा जाता है, वह स्थलीय भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो। तो भारत है वो स्थलीय सीमा भी बनाता है और तटरेखा भी बनाता है। तो यहाँ पर अपन बात सबसे पहले करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की। ये स्थलीय सीमा कुल कितनी लंबी है, कितने देशों के साथ लगती है, इसको अपन एक मानचित्र के माध्यम से पढ़ें। भारत का जो उत्तरी भाग है वही केवल स्थलीय सीमा का निर्माण करता है। एक अच्छा मानचित्र थोड़ा सा देखते हैं। ये मान लो भारत का उत्तरी भाग है और ये स्थलीय सीमा बनाता है। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो भारत की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 15,106.7 किलोमीटर है। और ये स्थलीय सीमा है वो कुल मिलाकर 7 देशों के साथ लगती है। तो यहां पर 2 प्रश्न आपके सामने आ गए। एक तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी लंबी, जवाब होगा 15,106.7 किलोमीटर लंबी है।
कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ लगती है। अब बात करें ये 7 देश हैं कौन से। यहाँ पश्चिम की ओर अपनी जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम में अपनी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। उत्तर की ओर से अपनी सीमा है वो चीन के साथ लगती है। यहाँ पर अपनी सीमा है वो नेपाल के साथ, यहाँ पर भूटान के साथ, इधर है आपका म्यांमार, ये म्यांमार के साथ सीमा है, और यहाँ पर अपनी सीमा है बांग्लादेश के साथ। तो ये वो 7 देश हैं जो अपने साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी भारत के स्थलीय पड़ोसी हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार और सातवां है बांग्लादेश। अब इनकी अलग अलग सीमाओं की बात करें। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो भारत की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 3,323 किलोमीटर है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुसार 3,310 अपने यहाँ पर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पढ़ेंगे, और वो है 3,323 किलोमीटर। याद रखें इस सीमा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। भारत व पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? तो जवाब होगा रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। इस सीमा को रेड क्लिप रेखा क्यों कहा जाता है? तो जिस समय भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उस समय तत्कालीन जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम और हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों के बीच जो संक्रमित भूभाग था 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग, उसमें दोनों देशों के मध्य सीमा निर्धारित करने हेतु बॉर्डर कमीशन का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष उस समय के जाने माने अंग्रेज वकील जो लॉर्ड माउंटबेटन के दोस्त भी थे, नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। इनकी अध्यक्षता में ये सीमा निर्धारित की गई, इसलिए उनके नाम से इस सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है रेडक्लिफ रेखा के निर्धारक कौन है? जवाब होगा सर सिरिल रेडक्लिफ है, और ये सीमा 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई है। फिर बात आती है कि पाकिस्तान के साथ जो अपनी 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है, ये कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो वर्तमान में ये भारत के कुल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, जिनमें पहला है यहाँ पर लेह लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा यहाँ है पंजाब, चौथा यहाँ है राजस्थान, और पांचवा इधर है गुजरात। ये 4 तो इनमें से 3 तो इनमें से हैं राज्य और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। यानी कुल मिलाकर के पाकिस्तान के साथ अपने 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। देखो 370 हटाने के बाद और जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी जो सीमा है वो राजस्थान की लगती है, वो है 1070 किलोमीटर, जबकि जम्मू कश्मीर और एक लेह लद्दाख के संयुक्त जो क्षेत्र जिस समय जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में था, उस समय पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा जम्मू कश्मीर राज्य की थी। अब वर्तमान स्थिति की बात करोगे, प्रश्न आ जाए कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो अब लगती है राजस्थान की, और सबसे छोटी सीमा है वो गुजरात की जो 510 किलोमीटर है। इसके बाद बात आती है कि वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के बीच प्रमुख विवादित बिंदु कौन से हैं, तो ये विवाद 1948 से प्रारंभ हुआ है। सन 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर आक्रमण करके अनाधिकृत रूप से अधिकार कर लिया।
जब ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तब यूएनओ की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम घोषित करवाया गया और वहां उस समय ये तय किया गया कि दोनों देशों की सेनाएं जहां तक हैं वो ही सीमा मान ली जाए। तो ये एक बड़ा भूभाग है वो 1948 में पाकिस्तान ने हथिया लिया, जिसे कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके कहते हैं। और इस पीओके और वर्तमान भारतीय क्षेत्र के बीच ये जो सीमा है, जिसे शुरुआत में सीज फायर लाइन कहा गया है, इसे वर्तमान में कहते हैं एलओसी। पूरा नाम होगा लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि पाक अधिकृत कश्मीर और वर्तमान भारतीय क्षेत्र के मध्य स्थित सीमा को क्या कहा जाता है, तो उसे एलओसी या नियंत्रण रेखा कहा जाता है। अब इसके बाद भी वर्तमान में विभिन्न विवादित बिंदु हैं, जैसे सबसे बड़ा विवाद कश्मीर विवाद है। फिर यहाँ भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो आपने इंद्राकोल पढ़ा है, उसके दक्षिण में सियाचिन ग्लेशियर है, उस सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। तीसरा प्रमुख विवादित बिंदु यहाँ कच्छ का रण क्षेत्र है और उसी कच्छ के रण क्षेत्र में सरक्रिक क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद हैं। तो प्रमुख विवादित बिंदु देखें, कश्मीर विवाद, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित विवाद, कच्छ के रण को लेकर विवाद और सरक्रिक क्षेत्र विवाद वर्तमान में दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद हैं। इसके बाद दूसरा देश जिसकी सीमा अपने साथ लगती है स्थलीय सीमा, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ उत्तर पश्चिम से सीमा बनाता है और इस सीमा की लंबाई आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 106 किलोमीटर है और इस सीमा को डूरंड रेखा कहा जाता है। इसे कहते हैं डूरंड रेखा। अब कई बार यह प्रश्न आ जाता है कि जिस प्रकार यह रेड क्लिप रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया, इसलिए ये रेड क्लिप रेखा कहलाती है। तो इस डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया? याद रखें, डूरंड रेखा का निर्धारण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किया गया था। 12 नवंबर 1893 में 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश भारत व अफगानिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते पर भारत की ओर से तो सर मार्टिमर डूरंड ने हस्ताक्षर किए और अफगानिस्तान की ओर से प्रतिनिधि था अब्दुर रहमान खान। और याद यहां पर एक चीज और रखनी है कि ये जो समझौता हुआ था वो प्रारंभ में 99 वर्षों के लिए हुआ था, यानी वर्तमान में इस समझौते की सीमा समाप्त हो चुकी है। फिर बात आती है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की सीमा लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है और वो केंद्र शासित प्रदेश है लेह लद्दाख। लेकिन याद रखना, लेह लद्दाख का जो भाग अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो वर्तमान में भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो पीओके का भाग है। कहने का मतलब वर्तमान भारतीय क्षेत्र की सीमा प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्तमान में डूरंड रेखा किन देशों के बीच है। तो वर्तमान में यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है। फिर तीसरा देश है चीन। चीन के साथ जो अपनी सीमा लगती है वो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 3488 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुसार ये 3917 किलोमीटर मानी जाती है। इस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। तो भारत व चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? जवाब होगा मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो याद रखें 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता हुआ और उसमें भारत व चीन के मध्य, उस ब्रिटिश भारत व चीन के मध्य सीमा निर्धारित की गई। तो भारत और चीन की सीमा किस समझौते के तहत निर्धारित की गई? जवाब होगा शिमला समझौता। और ये शिमला समझौता कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को। और इस शिमला समझौते पर भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाले अंग्रेज अधिकारी थे सर हेनरी
मैकमोहन, इसलिए उनके नाम से ये सीमा मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो चीन के साथ जो अपनी सीमा लगती है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। इसके निर्धारक कौन थे? सर हेनरी मैकमोहन। ये सीमा किस समझौते के तहत निर्धारित हुई थी? शिमला समझौते के तहत, जो कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को। अब बात आती है कि चीन है वो भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। तो याद रखें, चीन की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश व 4 राज्यों के साथ लगती है। उनमें केंद्र शासित प्रदेश तो है आपका लेह लद्दाख, और राज्यों में एक तो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पर है उत्तराखंड, तीसरा यहाँ पर है सिक्किम, और चौथा यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर के चीन के साथ भारत के 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, और वो 5 कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश तो है लेह लद्दाख, और 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। याद रखें, यहाँ पर भी सबसे बड़ी छोटी सीमा पूछी जा सकती है। चीन के साथ सबसे बड़ी जो सीमा है वो तो लगती है लेह लद्दाख के साथ, और सबसे छोटी जो सीमा है वो लगती है आपके सिक्किम के साथ। फिर बात करें चौथा देश, वो है नेपाल। नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि अब तक जो आपने 3 सीमाएं पढ़ी वो कृत्रिम सीमाएं हैं, क्योंकि इनका निर्धारण मानव ने किया है, जबकि नेपाल के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो एक प्राकृतिक सीमा है। प्रश्न आ जाता कई बार कि नेपाल के साथ भारत की किस प्रकार की सीमा लगती है, तो जवाब होगा प्राकृतिक सीमा। क्यों? क्योंकि भारत और नेपाल के बीच की सीमा है, इसका निर्धारण कभी मानव के द्वारा नहीं हुआ। ये प्रकृति के विभिन्न स्वरूप और संरचनाओं से एक दूसरे से विभाजित हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा है ये विभिन्न पर्वत श्रेणियों, पर्वतमालाओं, पर्वत चोटियों व नदी घाटी क्षेत्रों के द्वारा निर्मित है, अर्थात एक प्राकृतिक सीमा है। नेपाल के साथ भी प्रश्न आ जाए कि कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 की लगती है। उसमें पहला तो है उत्तराखंड, दूसरा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तीसरा आ जाता है यहाँ पर बिहार, चौथा आ जाएगा पश्चिमी बंगाल, और 5वां राज्य है सिक्किम। ये 5 वो राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिमी बंगाल और 5वां सिक्किम। यहाँ याद रखें, नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा है वो बिहार की लगती है, और सबसे छोटी सीमा है वो पश्चिमी बंगाल की लगती है। जैसा अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि भारत और नेपाल के बीच है वो एक प्राकृतिक सीमा है। कैसी सीमा है? एक प्राकृतिक सीमा है। इसका निर्धारण कभी मानव के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन कई बार है वो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत नेपाल नदी जल समझौता कब हुआ। तो याद रखें, भारत नेपाल के मध्य, जैसा आपको पता है कि बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से निकल कर आती हैं, भारत में प्रवाहित होती हैं। दोनों देशों के अंदर ये प्रवाहित होती हैं। दोनों देशों में बहने वाली नदियों के जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ है सन 1959 में, जिसे कहा जाता है भारत नेपाल नदी जल समझौता। ये मूलतः नदी जल बंटवारे से संबंधित था, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात एक और है कि इसी समझौते में नदी जल बंटवारे के साथ साथ संप्रभुता पर भी विचार किया गया है। फिर 5वां जो देश है जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो है भूटान। भूटान भी भारत के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, और याद रखें भूटान के साथ अपनी 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। कुल मिलाकर 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, और ये भी एक प्राकृतिक सीमा है जो विभिन्न पर्वत श्रेणियों के द्वारा निर्मित है।
यहां पर भी प्रश्न आता है कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो याद रखें भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बढ़ाते हैं, जिनमें एक तो आपका पश्चिमी बंगाल है, दूसरा सिक्किम है, तीसरा यहां पर असम है और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य कौन कौन से? पहला पश्चिमी बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। यहां पर भी छोटी बड़ी सीमा की अगर बात करें तो भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा तो लगती है असम की और सबसे छोटी सीमा लगती है सिक्किम की। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि भारत और भूटान के बीच भी कभी सीमा को लेकर समझौता नहीं हुआ, लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया कि भारत भूटान संधि कब हुई, तो याद रखें भारत भूटान संधि है वो 8 अगस्त 1949 को हुई है। 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में दोनों देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत भूटान संधि कब हुई, तो जवाब क्या होगा? 8 अगस्त 1949 को। इस संधि में भूटान की संप्रभुता की सुरक्षा का जो दायित्व है वो भारत ने स्वीकार किया है। जो भारत भूटान संधि हुई उसमें भूटान की संप्रभुता की सुरक्षा का दायित्व किसने स्वीकार किया है? भारत ने। यही कारण है कि वर्तमान में मूलतः चीन और भूटान के बीच एक प्रमुख विवाद है, एक क्षेत्र को लेकर विवाद है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके बाद छठवां जो देश है वो है आपका म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्मा है और याद रखें ये ब्रिटिश भारत के दौरान प्रारंभ में भारत का ही भाग था और ब्रिटिश भारत के दौरान इससे भारत से अलग किया गया और वर्तमान में इसे म्यांमार कहा जाता है। म्यांमार के साथ भी भारत की जो सीमा लगती है वो एक प्राकृतिक सीमा है जो विभिन्न पर्वत श्रेणी व नदी घाटियों के द्वारा बनती है। भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है इसको बनाने वाली प्रमुख प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं वो हैं अराकान योमा पर्वत, पेगुयोमा पर्वत, लुशाई पर्वत श्रेणी, पटकोई पर्वत श्रेणी। ये विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। अराकान योमा, पेगुयोमा, लुशाई, पटकोई और इसके अलावा इरावदी नदी घाटी। ये प्रमुख 5 प्राकृतिक संरचनाएं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत और म्यांमार के मध्य निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संरचना सीमा बनाती है या नहीं बनाती, तो आप मुख्य ये 5 प्राकृतिक संरचनाएं याद रखें। अराकान योमा पर्वत, पेगुयोमा पर्वत, लुशाई पर्वत श्रेणी, पटकोई पर्वत श्रेणी और इरावदी नदी घाटी। अब भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसको निर्धारित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत और म्यांमार के मध्य सीमा निर्धारण हेतु कौन सी संधि हुई, तो वो यांडाबू की संधि कहलाती है। और ये यांडाबू की संधि ब्रिटिश भारत के दौरान सन 1926 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1926 में। और इस यांडाबू की संधि में यह तय किया गया कि अराकान योमा और पेगुयोमा जो पर्वत शिखर हैं उनको मिलाने वाली रेखा ही दोनों देशों के बीच सीमा होगी। किन पर्वत शिखरों को आपस में मिलाने वाली रेखा को? अराकान योमा और पेगुयोमा पर्वत शिखरों की मिलाने वाली रेखा को ही दोनों देशों के बीच सीमा माना गया। कौन सी संधि में? यांडाबू संधि में। कब हुई थी? ये 1926 में। याद रखें कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा का सूक्ष्मतम निर्धारण कब हुआ, तो वो पुनः निर्धारण हुआ है सन 1967 में। फिर बात आती है कि भारत और म्यांमार के बीच कुल सीमा लगती कितनी है, तो वो है 1643 किलोमीटर। और यहां पर प्रश्न आ जाता है कि म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो याद रखें वो 4 हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा राज्य है मणिपुर और चौथा राज्य है मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो सीमा है वो मिजोरम की और म्यांमार के साथ सबसे छोटी सीमा है वो नागालैंड की लगती है। फिर उसके बाद लास्ट जो देश है अपना वो है बांग्लादेश।
इससे पहले देखो कई बार प्रश्न आ जाता है म्यांमार और भारत के बीच विवादित बिंदु को लेकर भी। तो यहां बंगाल की खाड़ी में म्यांमार का एक द्वीप है कोको द्वीप, उस कोको द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। अब आप ये सोचेंगे कि विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में तो भारत उस पर अधिकार जता रहा है, विवाद किसी अन्य बिंदु को लेकर है। चीन का लगातार उस कोको द्वीप पर बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है वो भारत के लिए बर्दाश्त योग्य नहीं है, क्योंकि वह भारत की सामरिक दृष्टि से खतरा है। इसलिए भारत लगातार उस चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर विरोध कर रहा है, वो ही कोको द्वीप विवाद है। तो दोनों के बीच प्रमुख विवाद कौन सा हुआ? कोको द्वीप विवाद। और दूसरा प्रमुख विवाद है रोहिंग्या मुसलमानों का विवाद। फिर आ जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो अपनी सीमा लगती है वो 4096.7 किलोमीटर है। अब सभी देशों के साथ लगने वाली सीमा के आंकड़े आ गए आपके पास। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखें कि अफगानिस्तान के साथ अपनी सबसे छोटी सीमा लगती है, लेकिन वो अपने वर्तमान भारतीय अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि वर्तमान भारतीय अधिकार क्षेत्र के साथ सबसे छोटी सीमा किस देश की लगती है, तब जवाब होगा भूटान, जो 699 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले अगर राज्यों की बात की जाए तो वो कुल 5 हैं। पहला है पश्चिमी बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा यहां पर है मेघालय, चौथा यहां पर है त्रिपुरा। और त्रिपुरा वह राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा है उसे जीरो लाइन भी कहा जाता है। और 5वां जो राज्य है वो है मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती? जवाब होगा 5 की। एक तो पश्चिमी बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। इनमें सबसे बड़ी सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल की और सबसे छोटी सीमा लगती है मिजोरम की। प्रश्न आ जाता है कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो जवाब होगा त्रिपुरा राज्य है। और बांग्लादेश व त्रिपुरा के मध्य सीमा क्या कहलाती है? तो जवाब होगा जीरो लाइन। अब देखो भारत और बांग्लादेश के मध्य भी अनेक विवादित बिंदु हैं। एक तो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उससे पहले भारत में उसके ऊपर फरक्का बांध बना हुआ है पश्चिमी बंगाल राज्य में। उस फरक्का बांध को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। तो पहला विवादित बिंदु तो हो गया फरक्का बांध विवाद। दूसरा दोनों देशों के बीच 3 बीघा जमीन का 3 बीघा गलियारे का विवाद है। चौथा न्यूमोर द्वीप विवाद है। ब्रह्मपुत्र और गंगा के संयुक्त डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप निर्मित हुआ है न्यूमोर द्वीप, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। इसके अलावा गंगा का जो सुंदरबन डेल्टा है उसको लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। और सबसे बड़ा जो प्रमुख विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को छोड़कर, सीमा को लेकर तो ये प्रमुख विवाद नहीं, उसको छोड़कर के विवाद है वो है चकमा शरणार्थी विवाद। कई बार प्रश्न आ जाता है कि चकमा शरणार्थी विवाद किन देशों के मध्य है? तो वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा विवाद थे उनका निपटारा करने के लिए भारतीय संसद में 7 मई 2015 को एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जो 119वां संविधान संशोधन विधेयक था। और संशोधन की दृष्टि से देखें तो यह 100वां संविधान संशोधन है। विधेयक नंबर तो है 119 और यदि होने वाले संशोधनों की बात करें तो ये संविधान का 100वां संविधान संशोधन है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि 100वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? अपना जवाब होगा भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को लेकर है।